नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। नौकरी जाने का डर सता रहा है, नई नौकरी का ऑफर नहीं आ रहा है, बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश है, नौकरी है लेकिन तरक्की की आस है, तो देखना ना भूले कालचक्र। जी हाँ, कब मिलेगी मुझे नई नौकरी, कब होगा मेरा प्रमोशन, कब मिलेगा मुझे और मेरे काम का पूरा पूरा क्रेडिट। अमूमन हर नौकरी पेशा के जहन में आज ये सवाल बना हुआ है। इसीलिए आज का शो उन तमाम कामकाजी लोगों से ताल्लुक रखता है जो किसी कंपनी, फैक्ट्री या कहीं दूसरी जगह पर नौकरी करते हैं। साथ ही वो लोग जो नई नौकरी सर्च कर रहे हैं या प्रमोशन की तलाश में पिछले कई सालों से बैठे हुए हैं, तलाश कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोगों को नई जॉब या प्रमोशन के लिए अपने लग्न के अनुसार कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे। तो आप बने रहें हमारे साथ और कालचक्र देखते रहें। आज का कालचक्र आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। तो पंडित जी से सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चर्चा आज की खास रहने वाली है, राशि अनुसार हम चर्चा की बात करेंगे, तो आप ध्यान से आज का कालचक्र देखिएगा और पंडित जी को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि लग्न और नौकरी के बीच में संबंध क्या है। क्या लग्न से हमारी जॉब पर अच्छा या बुरा असर पड़ता है? पंडित जी पहले इस बारे में बताइए। देखो विपनेश, ऐसा है, ज्योतिष शास्त्र में एक होती है राशि, जिस पर हम पिछले 3 दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि आपकी सेहत कैसी होगी, आपका कारोबार कैसा होगा, आपका बिजनेस कैसा होगा। इन तमाम विषयों पर राशि अनुसार हमने चर्चा किया। आज की चर्चा हमारी लग्न पर केंद्रित है। तो देखो, जन्म कुंडली देखने की ज्योतिष शास्त्र में 2 विधा है। एक विधा है लग्न कुंडली, एक विधा है जन्म कुंडली। राशि कुंडली, राशि कुंडली को चंद्र कुंडली भी कहते हैं। तो एक होती है लग्न कुंडली, एक होती है चंद्र कुंडली। जैसे 27 दिनों में 12 राशियां आती हैं, 27 दिनों में 12 राशियों का भोग होता है, तो 24 घंटे में 12 लग्न का भोग होता है। कुदस्र दस्रा गुणबाण दस्रा वेदाब्धिरामा भुज बेधरामा शराब्धिरामा सर राम रामा क्रमोत्क्रमय मेघ तुलादिमानम। ये मतलब लग्नों का भोगमान है, जो लगभग 1.25 घंटे से लेकर के 2 घंटे 10 मिनट तक ये 12 लग्न रहते हैं। कुल 24 घंटे में 12 लग्नों का भोग होता है। अगर किसी की जन्म कुंडली में जी जैसे मेष लग्न हो, तो उसके आजीविका का स्वामी जो है शनि होगा। अगर मेष राशि भी हो तो उसके आजीविका का स्वामी शनि होगा। अब देखना हमें यह है, जो ज्योतिषी चतुर और सयाना होगा, अनुभवी होगा, वो ये देखेगा कि लग्न से दशमेश और तृतीयेश की क्या स्थिति है। दशम भाव आजीविका रोजी रोटी का है और तृतीय भाव पुरुषार्थ और पराक्रम का है। अगर दशम और तृतीय भाव का स्वामी मजबूत है, बलवान है, शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट है, तो उसकी आजीविका बहुत उत्तम होगी। और अगर वो निर्बल है, अस्त है, पाप पीड़ित है, तो ऐसा व्यक्ति जिंदगी भर ठोकरें खाता रह जाएगा, लेकिन आजीविका के क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त करेगा। ये लग्न से भी दशम तृतीय को देखा जाता है और राशि में चंद्रमा से भी दशम तृतीय को देखा जाता है। अब देखना यह है कि चंद्रमा से नवम पंचम के स्वामी और लग्नेश की स्थिति अच्छी है कि लग्न से नवम पंचम के स्वामी और लग्नेश की स्थिति है। दोनों में जो पक्ष पावरफुल होगा वही प्रभावशाली होगा। इसी जगह पर जाकर के ज्योतिषी जो है हवा में हो जाते हैं जी। इसी जगह डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि चंद्र कुंडली से फलादेश करना चाहिए कि जन्म कुंडली से फलादेश करना चाहिए। रत्न पहनाने की भी जो विधा है, उसमें लग्नेश, पंचमेश और नवमेश का ही रत्न धारण करवाया जाता है। शरीर भाव का जो स्वामी होता है, पुत्र भाव का जो स्वामी होता है और भाग्य भाव का जो स्वामी होता है, केवल उसी के रत्न धारण कराए जाते हैं। तो लग्न से भी अगर लग्न कुंडली मजबूत है, तब तो आप लग्न और पंचम और नवम का रत्न पहना सकते हैं। लेकिन अगर चंद्र कुंडली मजबूत है, तो लग्न कुंडली को दरकिनार करके चंद्र कुंडली, चंद्राधिष्ठित राशि जो है उसके स्वामी का रत्न, उससे पंचम भाव के स्वामी का रत्न, उससे नवम भाव के स्वामी का रत्न जब आप धारण करवाएंगे, तब उसके जीवन में कल्याण होगा। इतनी बातें
कहाँ पता है लोगों को? देखो, सच्ची बात यह है, ज्योतिष जो है अथाह सागर है। ज्योतिष अथाह सागर है, और ज्योतिष में दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो जरूरत होती है कि ज्योतिषी जन्मजात पैदा होता है, ज्योतिष पढ़कर कोई पैदा नहीं होता। बृहत पाराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है, कारकांश प्रकरण में 104वां श्लोक है, कारकांसे स्थिते केतौ नौमे वापि पंचमे गणितज्ञो भवेत नूनः ज्योतिष शास्त्र विशारदः। जिसकी जन्म कुंडली में कारकांश माने आत्मकारक से 5वें या 9वें भाव में केतु हो और बृहस्पति उसको पूर्ण दृष्टि से देखे, तो ऐसा व्यक्ति गणित विद्या में निष्णांत और ज्योतिष शास्त्र का कुशल प्रवक्ता होता है। ठीक है, जब तक ज्योतिषी का योग नहीं कुंडली में होगा तब तक 100 किताबें आप पलट लीजिए, लेकिन आपकी भविष्यवाणी सफल नहीं होगी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ज्योतिषी के ऊपर इष्ट की कृपा जरूर होनी चाहिए। ज्योतिषी को किसी न किसी साधना से परिपक्व जरूर होना चाहिए। अगर किसी इष्ट की कृपा नहीं है तो आपकी वाणी मिथ्या ही जाएगी, और यदि आपके ऊपर इष्ट कृपा है, भगवत भक्ति है, तो आपका वचन कहीं अगर आलस्य बस या आपकी जल्दबाजी बस कुछ कम भी रह गया तो आपका इष्ट उसको पूरा करता है। इसीलिए ज्योतिषियों को चाहिए कि वो अपने यहाँ आए हुए यजमानों का या जिनसे मिलें उनके बारे में शुभ वार्ता करें, अशुभ वार्ता ना करें। अगर अशुभ वार्ता करेंगे और मान लीजिए आपकी जुबान रखने के लिए भगवान ने अशुभ कर दिया तो इसका दोष आपको लगेगा। हाँ, जो कुछ आपको अशुभ दिखाई दे रहा हो, बुरा होने वाला हो, उसके लिए आप उपाय जरूर बताएं, लेकिन किसी को डराने का कि अरे इसका तो ये हो जाएगा, इसका तो ऐसे हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, मतलब किसी को हतोत्साहित और निरुत्साहित करने का अगर आप प्रयास करेंगे तो इसका खामियाजा आपको ही भोगना पड़ेगा। क्योंकि साफ, दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जब उसका मुखिया सुने तो तेरी क्या गति होए। वो दुखियारा आया हुआ है आपके पास, और अगर आप उसके दुख पर और दुख लाद रहे हो तो ऊपर वाला देख रहा है। अरे आपके पास आया है तो आप उसको हिम्मत, साहस और संबल दीजिए और उसको परिस्थितियों से लड़ने का तरीका बताइए। उसके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नए प्राण संचार कीजिए ताकि वो परिस्थितियों से लड़ करके विजय प्राप्त कर सके। ये आपकी महानता है। ये महानता नहीं है कि आप बता दीजिए कब तो आप 6 महीना जीने वाले हैं, अब तो आप आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा, आपका लड़का नशा करेगा और आपका वैवाहिक जीवन टूट जाएगा, आपका तलाक हो जाएगा। ये सब गंदी बातें जो है जरा बोलने से रुकना चाहिए अपने आप को। पंडित जी, एक बात और, मतलब हम नौकरी की बात कर रहे हैं, करियर की बात कर रहे हैं, तो अगर हम नौकरी ढूंढने जा रहे हैं, प्रमोशन की बात हम कर रहे हैं, तो हमें लग्न देखना चाहिए या फिर हमारा जो आप बता रहे हैं राशि? दोनों चीजों में से जो प्रभावी हो उसे देखना चाहिए। ये नहीं कहा जा सकता कि सबके लिए लग्न जरूरी है या सबके लिए राशि जरूरी है, ये नहीं कहा जा सकता। ये कुंडली देखने के बाद ही डिसाइड होता है कि लग्न जरूरी है कि राशि जरूरी है। दोनों में से जो बलवान होगा उसको देखना पड़ेगा। एक को देख करके कोई फलादेश नहीं हो सकता है। दोनों में जो बलवान होगा, जो जिसकी स्थिति मजबूत होगी उसको देखा जाएगा। अगर लग्न को देखा जाएगा तो 10वें तृतीय देखा जाएगा, राशि से देखा जाएगा तो राशि जहां जिस राशि में चंद्रमा है उससे 10वें और तीसरे स्थान के स्वामी को देखा जाएगा, उनका बलाबल विचार किया जाएगा और उसी से नौकरी का मूल्यांकन किया जाएगा। ये नहीं कह सकते हो आप कि केवल लग्न से ही देखकर बताया जा सकता है या केवल चंद्र कुंडली से ही देख के बताया जा सकता है। ये दोनों बातों में जो बलवान होगा वही देखा जाएगा, जिसकी स्थिति अच्छी। हाँ, ये तो किसी की कुंडली देख करके ही पता चलेगा कि इसमें किस चीज का मतलब कि, और हाँ, उसकी आजीविका क्या होगी, किस क्षेत्र में नौकरी करेगा, उसका प्रोफेशन कैसा होगा, नौकरी किस प्रकार की होगी, वो उच्च पदस्थ प्रशासनिक अधिकारी होगा कि सामान्य आजीविका करने वाला दास श्रेणी का मतलब कि आदमी होगा। ये सब चीजें 10वें और तृतीय को देख करके, सूर्य मंगल को देख करके, शनि को देख करके ही बोला जा सकता है। मतलब जब अब कभी आप नई नौकरी के लिए जा रहे हैं तो आप अपनी कुंडली दिखाएं, उसमें नहीं, कुंडली क्यों दिखाएं? आप कर्म करें, आप कर्म करें। जो भरोसा करता है, विश्वास करता है कि राशि देखकर जाना है, लग्न ठीक है, सब अपनी जगह पे सही है। आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, कुंडली मत दिखाइए। आप अपना हृदय मजबूत करिए और जा करके प्रसन्नता पूर्वक आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू दीजिए। जो कुछ किस्मत में लिखा होगा वो तो होके ही रहेगा। लेकिन तैयारी के साथ तो जाना है। सुनहु भरत भाभी प्रबल
बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। तो हमें मतलब कि अपनी कुंडली देख करके कर्म करना नहीं त्याग देना चाहिए। जैसे कुंडली में लिखा है कि नौकरी नहीं मिलेगी, तो आपने यूपीएससी की परीक्षा 16 जून को होनी है, छोड़ दो, मत दो एग्जाम। अरे ठीक है ना, लिखा है नहीं मिलेगा ना, कोई बात नहीं, डरेंगे नहीं, एक बार एग्जाम देंगे, इस बार नहीं होगा अगली बार हो जाएगा। ये बात तो आप हमेशा दर्शकों को कहते हैं कि मैं भले ही ज्योतिष के बारे में बताता हूँ, लेकिन आप अपने कर्म करना मत छोड़िए, अपनी तैयारी पूरी रखिए। बिल्कुल। और एक बात बताऊं, हमारे यहाँ गीता में स्पष्ट रूप से वेदव्यास ने लिखा है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं संति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। अच्छा, गीता का नित्य अध्ययन करने वाला और प्राणायाम करने वाला अपने पूर्व जन्म के सारे प्रारब्धों को मिटा करके 1 मिनट में रख देता है, और महत्वाकांक्षा से प्रेरित, उच्च महत्वाकांक्षा से प्रेरित क्रियाशील व्यक्ति भाग्य की रेखाओं को ऐसे मिटा देता है जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट करता है। अगर आपके अंदर एम्बिशन है और आपके अंदर ये आग जल रही है कि मुझे कुछ करना है, और आपने अपने शरीर को संयत कर लिया है, विषय वासनाओं पर आपने नियंत्रण पा लिया है और अपने लक्ष्य के प्रति आप जागरूक हैं, तो भगवान को मजबूर होकर के आपके भाग्य को उस रूप में लिखना होगा जैसा आप चाहते हो। अगर ऐसा है कि जो मेरी किस्मत में लिखा है वही होना है, तो हम कोई सुअर कुत्ता बिल्ली थोड़ी हैं कि जो किस्मत में लिखा है वही हमको कीचड़ में लौटना है तो कीचड़ में लौटेंगे। हम तो अच्छा कर्म करके परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। ध्रुव जी अगर भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं, प्रहलाद जी के लिए खंभे से भगवान नरसिंह प्रकट हो सकते हैं, तो फिर हम भी तो मनुष्य हैं, हम अच्छा कर्म करके क्यों नहीं अच्छा बन सकते हैं। सीधी सी बात पंडित जी, ईमानदारी और हार्ड वर्क, जो मेहनत करता है उसको कोई तोड़ नहीं है। आज नहीं तो कल परिणाम है। ईमानदारी हार्ड वर्क के साथ हर कार्य को भगवान को समर्पित करके, बिल्कुल उसमें अपना अहम भाव न हो, मैं करता हूं, दिस इज माई ड्यूटी, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नहीं, प्रभु कर रहे हैं, प्रभु करा रहे हैं, प्रभु की कृपा से हो रहा है जी। अगर हमें कोई बड़ी उपलब्धि मिल गई तो मेरी उपलब्धि नहीं, तो प्रभु की उपलब्धि है। करें करावें आप सब, जनहि बड़ाई दें, करते तो सब कुछ वो हैं, बड़प्पन हमें देते हैं। और कुछ आपके पास से चला भी गया तो ये सोचे कुछ बेहतर होगा आपके लिए। हाँ, यही बात तुम अकेले में भी मुझसे कहती हो ना कि अगर कुछ बुरा हो रहा है तो इसका मतलब आगे कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो मैं तुमसे मतलब कि जो है तुम्हारी बातों को अकेले में सुन के जब गौर करता हूँ तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है कि देखो ये लड़की कितनी हिम्मती है। ये कहती है कि अगर कुछ बुरा हो रहा है तो इसका मतलब कि भविष्य के गर्भ में कुछ ज्यादा अच्छाई भगवान ने छिपा के रखी हुई है, इसलिए आज को खुश होकर के ही बिताना है। इस चिंता में नहीं रहना है कि आज खराब है तो कल भी खराब होगा। मुझे लगता है मेरी सोच के साथ और भी लोग अग्री करते होंगे, जो नेगेटिव सोचते हैं वो यही सोचें जो मैं सोचती हूँ। चलिए, आज की हमने कहा था कि चर्चा बहुत दिलचस्प रहेगी और आपके लिए बहुत खास रहेगी, तो चलिए अब बात करते हैं लग्न के अनुसार उपायों की। और सबसे पहले मेष लग्न की हम बात करेंगे। मेष लग्न वालों के, वो लोग जो जॉब सर्च कर रहे हैं या प्रमोशन पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को नौकरी से जुड़ी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से उपाय आपको करने हैं, आइए जानते हैं। देखो, अगर आपकी लग्न कुंडली प्रभावी है, मतलब लग्नेश पंचमेश नवमेश की स्थिति अगर अच्छी है, तो अशुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण मेष लग्न वालों को नौकरी में अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। अगर दशमेश और तृतीयेश निर्बल दुर्बल है तो नौकरी का काम आपके लिए मुश्किल भरा होगा। लंबे समय तक एक ही जगह काम करना इनके लिए मुश्किल होता है। ये बार बार नौकरी बदलते हैं या तरक्की नहीं पाते हैं। इनको नौकरी का चुनाव करते समय बहुत सोच विचार करना चाहिए। हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का हर रोज पाठ करना चाहिए। अगर मेष लग्न के जातक हनुमान की उपासना करें और हनुमान जी की शरणागति ले लें तो विश्वास करो, चाहे जितनी खराब कुंडली हो, सामान्य जीवन तो हो ही जाएगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये आजमाई हुई बात कह रहा हूं। सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अगर हनुमान जी भगवान राम के नाम का सुमिरन करके भगवान राम को अपने बस में कर सकते हैं, तो आप भी हनुमान जी की शरणागति लेकर के हनुमान जी को अपने बस में कर सकते हैं। और हनुमान जी सिद्धि और रिद्धि की और निधि के दाता हैं।
ऐसा माता जानकी ने उनका वरदान दिया है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो ये सहज अपने भक्तों के ऊपर उड़ेल देते हैं। अगर मेष लग्न का जातक हनुमान का उपासक होगा तो उसके कदम जहां पड़ेंगे वहीं सफलता आकर के उसके कदम चूमेगी, बशर्ते हनुमान उपासना में लग जाना चाहिए। और रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य देकर कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। इससे और कोई फायदा तो नहीं होगा, लेकिन आपके मुखमंडल का आभा मंडल जो है वो जरूर सकारात्मक हो जाएगा। नौकरी में स्थिरता बन जाएगी। अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का रोज पाठ करना शुरू करें, हर रोज पंछियों को सतंजा खिलाने की कोशिश करें, तो फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसे खिल जाती है। आपको शुक्र, बुध और राहु की दशा में विशेष सावधानी बरतनी होगी और इन दशाओं में आपको ग्रहों से संबंधित उपाय भी करने होंगे। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी मेष लग्न की कुंडली है तो आपको एक तो हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और दूसरे भगवान विष्णु के किसी अवतार की, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे श्री हरि विष्णु हो, भगवान विष्णु के किसी अवतार की पूजा उपासना करने से आपके पुरुषार्थ में 4 चांद लग जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ राशि वालों की बात हो रही है। वृषभ लग्न वाले नौकरी में कैसे होते हैं, साथ ही नई नौकरी या प्रमोशन पाने के लिए वृषभ लग्न वालों को कौन से असरदार उपाय करने चाहिए, जान लेते हैं। वृषभ लग्न के जो जातक है ना, उनकी आजीविका को जानने के लिए, उनकी नौकरी को जानने के लिए आपको चंद्रमा और शनि के बलाबल का अनुमान करना चाहिए। चंद्रमा और शनि का बलाबल ग्रहों की स्थिति कैसी है आपके कुंडली में, यही डिपेंड करता है आपके सफलता और असफलता को। तो अशुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण अगर कोई अशुभ ग्रह प्रभावित है तो वृषभ लग्न वालों को नौकरी में मन नहीं लगता है, इनमें उत्साह की कमी होती है और ये अपनी दिनचर्या से ही ऊब जाते हैं। एक ही नौकरी में बिना तरक्की के लंबे समय तक रहना पड़ता है। नई नौकरी ढूंढना इनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। वृषभ लग्न वालों को भगवान शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए। कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करना चाहिए, इससे नौकरी और परिवार में सामंजस्य बिठा पाएंगे। किसी से सलाह लेकर के, देखिए अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ किसी से सलाह लेकर, इसलिए कि वृषभ लग्न वालों को कभी पुखराज नहीं पहनना चाहिए। लेकिन अगर वृषभ लग्न है और आपकी राशि मेष राशि है या सिंह राशि है या धनु राशि है, तब आप पुखराज धारण कर सकते हैं। इसलिए किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर के धारण करना चाहिए। पीला पुखराज अगर वृषभ लग्न है और मेष, सिंह या धनु राशि है तो वही आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकता है और नए अवसरों को आकर्षित कर सकता है। 21 शुक्रवार चींटियों को आटा और चीनी मिलाकर खिलाना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और आपको तुला और धनु लग्न के लोगों से सावधान रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन लग्न वाले अपने करियर में कैसे होते हैं, साथ ही नई जॉब और प्रमोशन के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, जानते हैं। देखिए, जिन लोगों की भी मिथुन लग्न जन्म की है उन्हें अपने आजीविका के बारे में यही बताना चाहूँगा कि उन्हें सूर्य और बृहस्पति इन दोनों के बलाबल का अनुमान करना चाहिए। अगर सूर्य अच्छी स्थिति में है, सूर्य तृतीय, एकादश या मेष लग्न या सिंह लग्न की कुंडली है या तृतीय भाव या एकादश भाव में या छठे भाव में सूर्य छठे भाव का स्वामी है या एकादश भाव का स्वामी है या इन भावों में बैठा हुआ है, तो पक्का है कि ऐसा जातक उच्च प्रशासनिक क्षमता वाला होगा। आईएएस होगा, आईपीएस होगा, आईएफएस होगा। अगर मध्यम है तो एसएससी, सीजीएल क्वालिफाई करेगा, यूपीपीसीएस क्वालिफाई करेगा, बीपीएससी क्वालिफाई करेगा। लेकिन अगर उच्चस्थ स्थिति है तो कुछ पूछना ही नहीं है। सूर्य अगर मेष राशि का 10 डिग्री पर है तो कुछ पूछना ही नहीं है, वो राजा ही होगा, राजा के समान होगा। लेकिन अशुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण अगर सूर्य को पापक ग्रह राहु, शनि विद्ध करते हैं तो ऐसे नौकरी पेशा लोग कार्य क्षेत्र में अपनी बात किसी को समझा नहीं पाते हैं, किसी को अपनी बात जो है समझाने में असमर्थ हो जाते हैं, इसलिए कि इनका विल पावर कमजोर हो जाता है।
अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो मिथुन लग्न वालों को हमेशा लगता है कि उनकी नौकरी में उनके काम को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। मिथुन लग्न वाले अच्छी योजनाएं भी बना पाने में कई बार असफल होते हैं। आत्मविश्वास की कमी का सामना भी करना पड़ता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से इनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मिथुन राशि वाले होते कैसे हैं? इनका चेहरा जो है पान के पत्ते की तरह होता है, जैसे पान का पत्ता ऊपर चौड़ा नीचे पतला, और इनकी नाक तोते की तरह होती है। इनका यहाँ तक चेहरा जो है, होठ के ऊपर का चेहरा पुरुषों जैसा होता है और होठ के नीचे का चेहरा स्त्रियों जैसा होता है। ये मिथुन लग्न के जातकों के लक्षण हैं। तो अगर मिथुन लग्न के सारे लक्षण मिल रहे हैं और नाक तोते जैसी है, तो इन्हें बुध को जरूर मजबूत करना चाहिए। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए राम रक्षा स्तोत्र, विष्णु सहस्रनामावली, गोपाल सहस्रनामावली का पाठ करना चाहिए। राम कृष्ण विष्णु की आराधना करनी चाहिए। इससे नौकरी में भी लाभ मिलेगा, जीवन भी सुखमय रहेगा। पन्ना धारण करने से कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा, वर्चस्व बढ़ेगा। पन्ना नहीं धारण कर सकते हैं तो विधारा की जड़ हरे रंग धागे में बांध करके अपने गले में या दाहिनी बांह पर धारण करना चाहिए। 5 मुखी रुद्राक्ष की पूरी माला धारण करना चाहिए। 21 बुधवार गायों को हरा चारा खिलाना चाहिए। माँ लक्ष्मी की उपासना श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत से करनी चाहिए। लेकिन पुखराज बिना किसी के सलाह के भूल के भी धारण नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क लग्न वाले नौकरी को लेकर कितने सीरियस रहते हैं, साथ ही इनको नई नौकरी और प्रमोशन पाने के लिए कौन से आसान और अचूक उपाय करने होंगे, जान लेते हैं। कर्क लग्न वालों की कुंडली में अगर ग्रह नौकरी के भाव पर सुप्रभाव नहीं डाल रहे हैं, अब जैसे किसी की कर्क राशि है, ठीक है, तो उसका जो पराक्रमेश होगा वो बुध होगा, और उसका जो जीविका भावेश होगा वो मंगल होगा। अब मंगल और बुध की पूरी ताकत को आजमाइए। मंगल की स्थिति, बुध की स्थिति क्या है कुंडली में, उसको आजमाइए। वो किस नवमांश में बैठा हुआ है इसको देखिए। वो खोड़सांश में किस स्थिति में है उसको देखिए। वर्गोत्तम है कि नहीं है ये देखिए। जब उनके बलाबल का विचार कर लीजिए, तब आप डिसाइड कर सकते हैं कि अमुक व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में जाएगा, कि तकनीकी के क्षेत्र में जाएगा, कि प्रशासन के क्षेत्र में जाएगा, कि वित्त के क्षेत्र में जाएगा, कि राजस्व के क्षेत्र में जाएगा, कि मतलब तेल, पेट्रोलियम, कोयला, गैस के क्षेत्र में जाएगा। तब आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर इस विषयों पर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप सही बात नहीं पकड़ पाएंगे और सही चीज नहीं बता पाएंगे। तो कार्य क्षेत्र में इनकी भावनाएं जो होती हैं, अगर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाए दशम और तृतीय पर, तो इनकी भावनाएं कमजोर हो जाती हैं। ये कार्यक्षेत्र में तनाव नहीं झेल पाते हैं या जरूरत से ज्यादा उत्साहित होकर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। कर्क लग्न वालों को नौकरी में स्थिरता और सफलता पाने के लिए हर शनिवार शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। इससे ये कार्य क्षेत्र में अपनी भावनाओं पर काबू पाएंगे। भाग्य का साथ पाने के लिए इनको पुखराज जरूर धारण करना चाहिए। हर शनिवार को पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपकी नौकरी ने उड़ा दी है आपकी रातों की नींद? क्या आप अपनी सैलरी से सेटिस्फाई नहीं हैं और चाहते हैं कि हो जाए आपकी तरक्की? तो सही जगह हैं। क्या आप सही जगह पर हैं, ये भी सोच रहे हैं? क्योंकि कालचक्र में आज पंडित जी लग्न के अनुसार बता रहे हैं वो अचूक उपाय जो दिलाएंगे आपको तरक्की और बनाएंगे आपको एक कामयाब इंसान। तो ध्यान से देखते रहिए कालचक्र। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह लग्न की। अब सिंह लग्न वाले लोग नौकरी में कैसे होते हैं, साथ ही नई नौकरी और प्रमोशन के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। देखिए, सिंह लग्न वालों की कुंडली में अगर देखा जाए तो एक तो शनिदेव और दूसरे शुक्र, ये 2 ग्रह काफी हद तक इस विषय के जिम्मेदार होते हैं कि जातक की आजीविका कैसी होगी, ये व्यक्ति अपने जीवन में कितना सफलता अर्जित करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर शुभ प्रभाव है तो सफलता कदम चूमेगी। लेकिन अगर ग्रहों का अशुभ प्रभाव इन भावों पर है, अशुभ प्रभाव पड़ रहा है,
तो ये अपने ही अहंकार के कारण नौकरी में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इनको। अपनी पहचान बनाने के लिए कई बार मानसिक रूप से अस्थिर भी हो जाते हैं, क्योंकि इनका लग्नेश सूर्य है, सूर्य आत्मा का कारक है। और अगर सूर्य कुंडली में अच्छा है और लग्नेश है तो ऐसे आदमी के अंदर अहंकार होना स्वाभाविक है कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं बहुत पावरफुल हूं, मैं बहुत योग्य हूं। ऐसे आदमी को हर समय ये बात सताती है कि मैं विशेष हूं। होना चाहिए, ठसक सबको होना चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं प्रभु का हूं, ये ठसक होना चाहिए, ये कोई अहंकार नहीं है। लेकिन मैं हूं, ये अहंकार है। इनको नौकरी में आ रही मुश्किलों से निकलने के लिए भगवान सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। आत्मविश्वास बढ़ेगा और नौकरी में आ रही रुकावटें दूर होंगी। आपको ज़्यादा क्रोध और उग्रता से बचना चाहिए। रविवार को ज्वार मंदिर में दान करना चाहिए। हरी सब्जियां और कंबल ज़रूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। इससे आजीविका के क्षेत्र में सफलता मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या लग्न वालों को ग्रहों के अशुभ प्रभावों की वजह से नौकरी में किस तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं, साथ ही नई नौकरी और प्रमोशन के लिए कौन से आसान और अचूक उपाय आपके लिए कारगर साबित होंगे, आइए जानते हैं। कन्या लग्न वालों की कुंडली में अगर अशुभ ग्रह नौकरी पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं तो उन पर परफेक्शन हावी होने लगता है। अगर किसी यूनिट के, किसी कंपनी के आप सीईओ हैं या आप हेड ऑफ यूनिट हैं, तो अपने साथ या अपने नीचे काम करने वालों पर आप आसानी से विश्वास नहीं करेंगे। नौकरी पर खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां खुद ही लेने से हमेशा परेशान रहेंगे। और नौकरी में आ रही किसी भी तरह की मुश्किलों से निकलने के लिए इनको हर रोज़ तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए। अपने मुख्य ग्रह बुध को ही मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। फिटकिरी, हरा कपड़ा और साबूदाना दान करना चाहिए। दही और मिश्री का दान किसी धर्म स्थान में करना चाहिए। इन सब चीज़ों से काफ़ी हद तक आजीविका के क्षेत्र में सफलता मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। तुला लग्न की बात करेंगे, लेकिन पंडित जी एक सवाल, दो नेचर के लोग होते हैं। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो अपने काम से काम रखते हैं, जिनको अमूमन ये कहा जाता है कि आप थोड़े फ्लेक्सिबल रहिए, और दूसरे ये जो बटरिंग करते हैं। तो दोनों के बारे में बताइए। देखो विपनेश, ऐसा है, स्त्रोतम कस्य न तुष्यते। हमारे यहाँ एक मतलब कि सूत्र है, स्त्रोतम कस्य न तुष्यते। इसका अर्थ ये होता है कि प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती। तो संसार में चाहे मनुष्य हो चाहे देवी देवता हो, प्रशंसा सबको प्रिय है। ये सवाल से पूछा मैंने, किसका काम प्रभावी ज्यादा है? मैं बता रहा हूँ, करियर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इसका जवाब बता रहा हूँ। प्रशंसा सबको प्रिय है। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जिसे प्रशंसा प्रिय न हो। सबको प्रशंसा प्रिय है। देवी देवताओं की भी आप उपासना करते हैं तो उनके गुणों का ही वर्णन आप करते हैं, उनके पराक्रम और उनके मतलब कि दानदाता होने की ही आप प्रशंसा करते हैं। इसी तरह से जब मनुष्य की प्रशंसा की जाती है तो मनुष्य भी आह्लादित हो जाता है। और वो लोग बड़े चतुर होते हैं जो लोग दूसरों को जैसे साम दाम दंड भेद 4 नीतियां हैं हमारी ना, तो किसी के बारे में कुछ अच्छा बोलना ये साम है। जो लोग, अरे सर आपका तो कोई मुकाबला नहीं है, आपके डिसीजन को तो दुनिया देखती रह जाती है, आपका क्या आत्मविश्वास है, आपकी शैली का तो मैं कायल हूँ, तो आदमी फूल करके गदगद हो जाता है और ऐसे लोगों को अपनी कृपा दृष्टि में रखता है। ठीक है। और सब आज नहीं, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से परिक्रमा करने वाले, पराक्रम करने वालों से सदा आगे रहे हैं। अब सुन लो, एक बात छोटी सी बता रहा हूँ। शंकर जी के दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय आपस में लड़ा करते थे जी। कार्तिकेय कहते थे मैं बड़ा हूं, पहले श्रेष्ठ मैं हूं। गणेश कहते थे मैं छोटा भले हूं लेकिन श्रेष्ठ मैं हूं। अब ये बात शंकर जी के सामने जाती थी कि आखिर पिताजी निर्णय करिए कि हम दोनों में बड़ा कौन है। शिव जी थक गए तो एक दिन कहे अच्छा ऐसा करो, तुम दोनों जाओ पृथ्वी के 7 चक्कर लगा के आओ, जो पहले 7 चक्कर लगा के आ जाएगा वो बड़ा हो जाएगा। तो तुरंत
स्वामी कार्तिकेय मयूर पर बैठे और पृथ्वी के 7 चक्कर लगाने लगे, और गणेश जी चूहा पे बैठ करके और शंकर पार्वती की ही 7 परिक्रमा करके आधे घंटे में खड़े हो गए। मैं तो आ गया पिताजी परिक्रमा करके। कहाँ परिक्रमा किए? मैंने आपकी माता जी की परिक्रमा कर ली। आप ही तो पूरे विश्व हैं, आप ही तो पूरे ब्रह्मांड हैं, और किसकी परिक्रमा करनी है? कहें जाओ, तुम देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हो गए। अब पहले पूजा तुम्हारी होगी कलव चंडी विनायक हो, उसके बाद दूसरे किसी की पूजा होगी। और जब महीनों बाद कार्तिकेय आए तो उन्हें बताया गया कि शिव जी ने गणेश जी को प्रथम घोषित कर दिया। तो कहने का मतलब पराक्रम नहीं, परिक्रमा का जमाना बहुत पहले से है। आज भी जो लोग गणेश परिक्रमा करते हैं, अर्थात जो लोग चमचागिरी करते हैं, वो लोग बहुत जल्दी उन्नति को प्राप्त होते हैं। देखो, कहने में सबको, अगर किसी को चमचा कह दो तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन चमचागिरी करने की आदत 99.99% लोगों में होती है। 0.1% उन लोगों में नहीं होती है जो कट्टर ईमानदार होते हैं। और ईमानदार आदमियों के 2 दुर्गुण बहुत होते हैं। अगर कोई आदमी ईमानदार और चरित्रवान है तो घमंडी जरूर होगा। अरे मैं किसी से 1 रुपया लिया हूं क्या कि मैं डरूं? अब अहंकार, मेरा चरित्र पाप एकदम आईने की तरह चमक रहा है, मैं किसी के सामने झुक सकता हूं क्या? ये अहंकार। भाई, चरित्र अच्छा होना और ईमानदार होना एक मनुष्यता का नैतिक गुण है, तो इसमें अहंकार क्यों आना चाहिए? और हर ईमानदार आदमी, हर चरित्रवान आदमी अहंकारी होता है, एकदम पक्की बात है। और अहंकार अगर ना उसको स्पर्श करे तो वो देवता की कोटि में हो जाएगा। तो इस पर भी कुंडली का असर रहता है क्या? पूरा 100% कुंडली देख के ही पता चल जाता है कि ये अहंकारी होगा कि नहीं। इसीलिए मैं बार बार अपने कार्यक्रम में कहता हूं कि नेचर एंड सिग्नेचर कैन नॉट बी चेंज। नेचर और सिग्नेचर नहीं बदले जा सकते। हाई स्कूल के प्रवेश पत्र पर आपने जो साइन की है वही साइन 50 साल की उम्र में आप अपने चेकबुक पर भी करते हैं। तो नेचर और सिग्नेचर नहीं बदले जाते हैं, लेकिन साधु संगत से, सत्संग से नेचर बदला जा सकता है जी। साधु संग और सत्संग से अपना नेचर बदला जा सकता है। अशुभ से अशुभ क्रूर कर्म करने वाला भी शुभ कर्म कर सकता है। नारद के मिलने के बाद बहुत से ऐसे पापी लोग थे जो मतलब कि भगवत भक्त हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि किसी सत्संग के प्रभाव से व्यक्ति का नेचर बदलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में ग्रहों की खराब स्थिति की वजह से तुला लग्न वालों को नौकरी से जुड़ी कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? साथ ही तुला लग्न वालों को नई जॉब और प्रमोशन के लिए कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। तुला लग्न के जातकों को बताना चाहूंगा, एक तो चंद्रमा और एक तो बृहस्पति, ये 2 आपके प्रोफेशन के लिए काफी जिम्मेदार ग्रह हैं। चंद्रमा का बलाबल और बृहस्पति का बलाबल अनुमान करके आपके जीवन के आर्थिक पहलू का मूल्यांकन किया जा सकता है। लेकिन यदि ये दोनों ग्रह दूषित हों और ये दोनों भाव दूषित हों तो आप नौकरी में सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे और हर समय आप डिसीजन लेने के लिए दूसरों के मुहताज रहेंगे, क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है। अगर चंद्रमा केतु के साथ हो गया तो बाप रे, आपको अगर डिसीजन लेना हुआ तो आपका पैर कांपने लगेंगे, आपके होठ कांपने लगेंगे, आपका ब्लड प्रेशर हाई जंप करने लगेगा। तो हमेशा ऐसे लोग अपनी ही कार्य क्षमता पर संदेह करते हैं कि ये सही है गलत है, सही है कि गलत है। तो तुला लग्न वालों को भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। अपनी कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए उपाय करने चाहिए। हीरे की अंगूठी आप पहन सकते हैं, हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, गुड़ गेहूं का दान कर सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात है, आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर आपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया तो आप मान लीजिए कि आधी जीवन की समस्याओं को आपने पार कर लिया। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न वालों की। वृश्चिक लग्न वालों को ग्रहों के अशुभ प्रभावों की वजह से नौकरी में कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही इन समस्याओं से पार पाने के लिए क्या है आपके लिए अचूक उपाय, जाइए जानते हैं।
देखिए, वृश्चिक लग्न के जातकों को बताना चाहूंगा कि शनि और सूर्य का मूल्यांकन करके आपके आजीविका के बारे में ठोस निर्णय निकाला जाता है। शनि और सूर्य के बलाबल के विचार, सूर्य और शनि के बलाबल का विचार करके ही आपके आजीविका के बारे में कोई बात कही जा सकती है। अगर ये दोनों भाव आपके दूषित हैं या सूर्य और शनि आपका दूषित है, तो निश्चित रूप से आप चाहे नौकरी करें, चाहे आप व्यवसाय करें, चाहे आप कुछ भी करें, आपके जीवन में मुश्किलें रहेंगी। ऐसे लोग जो नौकरी करते हैं, ऐसे लोगों को कार्यक्षेत्र में दूसरों पर भरोसा न करने के कारण कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इनके मन में संदेह रहता है कि इनके सहकर्मी इनका फायदा उठाएंगे या धोखा देंगे। इनको अपनी कुंडली में मंगल को भी मजबूत करना चाहिए और मंगल की शांति का उपाय भी करना चाहिए। मसूर की दाल और गुड़ गाय को खिलाना चाहिए। चने की दाल का दान धर्म स्थान में करना चाहिए। हरी सब्जियां जरूरतमंद लोगों में बांटना चाहिए। और ऐसे लोगों को सबसे बड़ी बात है कि मंगल के मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का कम से कम 108 बार रोज जप अवश्य करना चाहिए, जिससे आपके अंदर का आत्मविश्वास बना रहे और आप पुरुषार्थ के साथ किसी कार्य को कर पाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब धनु लग्न वालों की बात कर लेते हैं। धनु लग्न वाले अपने करियर में कैसे होते हैं, साथ ही नई जॉब और प्रमोशन के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, धनु लग्न वालों को कहना चाहूंगा कि शनि और बुध का मूल्यांकन करके, अगर आपकी धनु लग्न है तो शनि और बुध का मूल्यांकन करके आपके नौकरी के बारे में सटीक फलादेश किया जा सकता है। इनकी स्थिति देख करके, इनका बलाबल देख करके, इनकी ग्रह स्थिति देख करके। तो अगर ये दोनों भाव दूषित है तो धनु लग्न वाले नौकरी में धैर्यहीन हो जाते हैं। काम को लेकर एकाग्र हो पाना मुश्किल हो जाता है। चाहे जितना भी मिल जाए, ये हमेशा अपनी नौकरी से असंतुष्ट ही रहते हैं। नौकरी में तरक्की और स्थिरता पाने के लिए इनको बृहस्पति के शांति के उपाय करने चाहिए। पुखराज धारण करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। गंगा स्नान करना या अपने घर में गंगा जल रखना शुभकारी होगा। गुरुवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाना चाहिए। जूता छाता शनि मंदिर में शनिवार को दान करना चाहिए। ये सब सारे उपाय आपके जीवन को दिव्य बना देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र प्रदर्शक मनोज जी आगरा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, स्वागत है। सवाल कीजिए पंडित जी से। अनुज जी, सवाल कीजिए अनुज जी पंडित जी से। हेलो पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए, जोर से बोलिए भैया। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे 3 क्वेश्चन है। एक तो मेरी जन्म डेट है 16 अगस्त 1984 और समय है शाम 20:55, मतलब 8:55 जी। मेरी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन डाउन होती जा रही है। बिजनेस जब भी मैं डालना चाहता हूँ, कोई ना कोई ऐसा कारण हो जाता है कि बिजनेस का पैसा कहीं और चला जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है, मेरी वाइफ की जन्म डेट है 5/1988, समय है शाम का 8:43। इनकी जॉब का क्या है, इनकी जॉब में भविष्य क्या है? हो गया। 13 मई 2024, इसका समय है सुबह 9:19। तो वह इसका भविष्य बताइए। चलिए, आप लोगों का बड़ा मुश्किल से फ़ोन मिलता है और जब फ़ोन मिल जाता है तो आप लोग ऐसे बात करते हैं जैसे अपने घर में बैठकर कोने में किसी से बात कर रहे हैं। ना आपका प्रश्न स्पष्ट आता है, ना हम उत्तर स्पष्ट दे पाते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर आपके ये है कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। भगवान, ऐसा है प्रश्न जो आपने किया है, व्यय भाव में मंगल के होने के कारण, राहु के साथ होने के कारण आपके ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके हिसाब से आपका आय स्रोत अभी पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण आप आर्थिक अस्थिरता के शिकार हुए हैं। आप अपने धर्मपत्नी से कहें कि वो नौकरी का चक्कर छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ श्री सूक्तम और कनक धारा के 16 पाठ सुबह शाम करना शुरू करें। उससे आपके भाग्य में मजबूती मिलेगी और 6 महीने के अंदर ही आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप वो करेंगे जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने धर्मपत्नी से कहें कि वो महालक्ष्मी की सेवा करें और महालक्ष्मी की
प्रतिमा लगा करके उनकी पूजा आराधना करें। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का संस्कृत में, 16 मंत्रों का कनकधारा स्तोत्र का संस्कृत में सुबह शाम पाठ करें। 6 महीने अगर ये अनुष्ठान उन्होंने कर लिया तो आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएगा। बीबी के सरकारी नौकरी का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करने पर सफलता मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। वसुधा जी मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, स्वागत है। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। गुरुजी चरण स्पर्श। हाँ, सुखी रहिए। गुरुजी, मैं अपने बड़े बेटे के लिए बात करना चाहती हूँ। उसका नाम अमन है, 2005 का जन्म है जी। गुरुजी, आपके आशीर्वाद से और माता रानी की कृपा से मतलब 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी तो आपके आशीर्वाद से बहुत खुश सुखी है, पंडित जी भाग्यशाली है। पर मैं बेटे के लिए परेशान हूँ। उसके जीवन में गुरुजी सफलता नहीं मिल रही उसको। वो क्रिकेट में करियर करना चाहता है पर उसको उसमें अभी तक इतनी सफलता नहीं मिल रही है। या फिर उसको और क्या करना चाहिए? उसने कॉमर्स लिया है और उसके पापा के साथ भी वो कितना भी अच्छा करे, पापा भी उसको गलत ही समझते। तो मैं समझ नहीं पा रही है सब इस माहौल से बाहर कैसे निकले। देखिए, सही बात तो ये है, आपने जो प्रश्न अपने पुत्र के बारे में किया है तो उसके 10वें भाव का स्वामी बुध है और क्रिकेट के फील्ड में जाने के कारण पढ़ाई से इसकी लापरवाही हो गई है। पढ़ाई में अब ये मीडियोकर रह गया है और क्रिकेट में इसका कोई भविष्य नहीं है। पता नहीं किस आदमी के कहने से, किसकी प्रेरणा से, किसकी काउंसलिंग से ये क्रिकेट में गया है। क्रिकेट खेलना और खेल खेलना अच्छी बात है, लेकिन उसको आजीविका के रूप में, उसको प्रोफेशन के रूप में मान करके जीना ये बहुत गंदी बात है। और बिना मंगल के कोई बड़ा खिलाड़ी बन नहीं सकता और मंगल की स्थिति ठीक न होने के कारण ये पक्का है कि ना तो ये स्टेट लेवल पर खेलेंगे ना तो इंटरनेशनल खेलेंगे, तो इनकी आजीविका नहीं हो सकती क्रिकेट में। और पढ़ाई की ऐसी तैसी हो गई है खेल के कारण। पिता के असंतुष्ट रहने का मुख्य कारण यही है कि बेटे का कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए पिता असंतुष्ट हैं। हर पिता चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा योग्य निकले और हर पिता चाहता है कि मेरे बेटे का जो भविष्य दिखे वो उससे मुझे भी संतुष्टि मिले। पिता को कोई उम्मीद नहीं है कि बेटा कमाकर उनको खिलाए, इसलिए पिता नाराज रहते हैं। नहीं, पिता चाहते हैं कि बेटा पढ़ाई लिखाई करके एक योग्य नागरिक बने, एक योग्य व्यक्ति बने। और बेटा है कि उसे मतलब कि सिर्फ और सिर्फ नशा है कि मैं क्रिकेटर बन करके और बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं। देखो, चीज़ें भाग्य से भी मिलती हैं। हमने बहुत लोगों को देखा है, जो लोग आज तमाम इंस्टीट्यूट में आईएएस के लोगों को कोचिंग दे रहे हैं, वो सब आईएएस फेल्योर लोग हैं। वो आईएएस नहीं क्वालिफाई कर पाए, तब वो कोचिंग में पढ़ाना शुरू कर दिए। तो भाग्य भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसलिए आप अपने बेटे से कहिए को पढ़ाई करे। कॉमर्स की पढ़ाई कर रहा है तो ग्रेजुएशन करने के बाद अच्छे से उसे बैंकिंग की तैयारी करनी चाहिए और बैंकिंग के क्षेत्र में उसे अपनी आजीविका बनानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर लग्न वालों की। मकर लग्न वाले नौकरी को लेकर कितने सीरियस रहते हैं, साथ ही इनको नई नौकरी या प्रमोशन पाने के लिए कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, मकर लग्न वाले जातकों को ये कहना चाहूँगा कि आपके आजीविका के बारे में अगर चिंतन किया जाए तो बृहस्पति और शुक्र के ही बलाबल को देखा जाता है। अगर बृहस्पति और शुक्र आपके कुंडली में पाप पीड़ित हैं या अशुभ नवमांश में हैं या नीच नवमांश में है या नीच राशि में है, तब तो निश्चित है कि आपके जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। नौकरी में बहुत कार्यभार मिल जाता है, जिसके कारण आप हमेशा तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं और अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। मकर लग्न वालों को नौकरी में स्थिरता और तरक्की पाने के लिए हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। शनि ग्रह की शांति के लिए पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का 10 माला जप 102 दिन करना चाहिए। भगवान शिव का दूध और जल से शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर अभिषेक करना चाहिए। किसी भी सोमवार को शिव मंदिर के पुजारी को भोजन कराना चाहिए। इन सब चीज़ों से लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ लग्न वालों को ग्रहों के अशुभ प्रभावों की वजह से नौकरी में किस तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं, साथ ही नई नौकरी और प्रमोशन के लिए इन्हें कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपका कुंभ लग्न है तो ये पक्की सी बात है कि सिर्फ और सिर्फ मंगल जिम्मेदार है आपके आजीविका के लिए, एक इकलौता मंगल। अगर आपका मंगल ठीक है, आपकी कुंडली में मंगल बलवान है,
तो आपकी भुजा में ये ताकत होगी कि आप असंभव को भी संभव बना देंगे। लेकिन अगर मंगल दुर्बल हो गया, कर्क राशि का मंगल हो गया, या कर्क के नवमांश में चला गया, या शनि राहु से दृष्टियुक्त हो गया, तो समझ लीजिए खटिया खड़ी। ऐसे में आपको चाहिए कि आप नित्य हनुमान जी की उपासना करें, मंगलवार का व्रत करें, और आपको मंगलवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और कभी भूल करके भी आपको मांस मदिरा को हाथ नहीं लगाना चाहिए यदि आप सुखी जीवन चाहते हैं तो। कुंभ लग्न वाले नौकरी में तरक्की और स्थिरता लाने के लिए साल में 2-3 बार कम से कम गंगा स्नान करें, गंगा जी का दर्शन पूजन करें, और शनि ग्रह को मजबूत करें, भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करें, लाल, गुलाबी और पीले रंग कम धारण करें, रोटी पर सरसों का तेल लगाकर गाय को रोटी खिलाएं, काली उड़द, तिल और काला नमक शनि मंदिर में दान करें, हनुमान जी की उपासना करें, मीठी बूंदी का प्रसाद बांटें। इन सब चीज़ों से आपकी ग्रह स्थिति में सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न वालों को ग्रहों के अशुभ प्रभावों की वजह से नौकरी में किस तरह की परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं, साथ ही नई नौकरी और प्रमोशन के लिए इन्हें कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बड़ी अजब गजब लग्न है मीन लग्न। आप कहेंगे क्यों? तो मीन लग्न वाले जातक जो हैं, इनके आजीविका के लिए, वो चाहे नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, बृहस्पति और शुक्र का बल अनुमानित किया जाता है, क्योंकि शुक्र इनका पराक्रमेश होता है और बृहस्पति इनका आजीविका भाव का स्वामी होता है। अब एक और दुविधा है। दुविधा यह है कि बृहस्पति केंद्राधिपति होता है, और ज्योतिष शास्त्र का फार्मूला है कि केंद्राधिपतयः सौम्या शुभम नैवम दिशन्तु च क्रूरा नैवम अशुभम कुरु कोणपौ शुभदायक। माने बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति शुभ फल देने में उदासीन हो जाता है न विडम्बना। तो कहने का आशय यह है कि बृहस्पति और शुक्र के बलाबल का विचार कर लें। अगर ये अच्छा बलाबल है तो अच्छा होगा, लेकिन अगर इन ग्रहों पर या इन भावों पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा है तो नौकरी में किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना आप कर तो लेंगे, घबराएंगे नहीं। लेकिन अगर आपका बृहस्पति और शुक्र पापक ग्रहों से पीड़ित हो जाए तो आपको घबराहट भी हो सकती है। अपनी कंपनी से, अपने बॉस से, अपने सहकर्मियों से आपको ऐसी अपेक्षा होती है जो कभी पूरा नहीं हो सकती है। अशुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण ये अपनी नौकरी पर नियंत्रण खो बैठते हैं। ऐसे लोगों को नित्य भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए और अपने अहंकार को किसी साधु संत की सेवा में गलित कर देना चाहिए। जब तक अहंकार नहीं मिटेगा तब तक आप अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते। मंदिर में साफ सफाई करना चाहिए और किसी तरह का दान नहीं लेना चाहिए। नौकरी पर जाने से पहले केसर या हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे हर गुरुवार जल अर्पित करना चाहिए। आपको बृहस्पति शांति के उपाय करने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ और आपकी परेशानी को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।